नमस्कार। नमस्कार। महाराष्ट्र टीवी 24 के नाट्य दर्पण इस श्रृंखला में आप सभी का मैं सौशीला बिडकर स्वागत करती हूँ। नमस्ते। भारत में अभिनय कला और रंगमंच का वैदिक काल में ही निर्माण हो चुका था। तत्पश्चात संस्कृत रंगमंच तो अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था और भारत मुनि का नाट्य शास्त्र इसका प्रमाण है। मेरे नाट्य प्रेमीजनों, हम ऐसे ही नाटक के बारे में छोटी छोटी बातें तो जानते ही रहेंगे, लेकिन अब आप मिलेंगे ऐसे ही एक व्यक्तित्व को जिन्होंने झाड़ीपट्टी थिएटर और लोक कला परंपरा को एक आयाम दिया है, सम्मान प्राप्त कर दिया है। उनसे मिलते हैं डॉक्टर रविंद्र जी हरिदास। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपको पूछते हैं कि आप आज हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं शायद, तो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम मैं अपने सारे दर्शकों को और महाराष्ट्र टीवी 24 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप तक मैंने किया हुआ जो काम है वो पहुंचा सकूं। एक छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन है ये लोक कला परंपरा एवं झाड़ीपट्टी रंगभूमि के ऊपर जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, उसमें एक मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूं, बस एक छोटा सा मेरा प्रयास है। नाटक के बारे में इस तरह का कोई कार्यक्रम करना ये बहुत कम लोग सोचते हैं। yes. और आपने अगर नागपुर के और आसपास के अच्छे कलाकारों को लेकर ये कार्यक्रम करना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपको और बड़ा अच्छा लगा सर। धन्यवाद। थैंक यू। सर, आपको इस नाट्य क्षेत्र में आना है या मुझे जाना है, ये आपको कैसे सूझा? काफ़ी पुरानी बात है। मैं जब स्कूल में था, हाँ सर, तो 5th 6th में रहा होगा मैं। हमारे स्कूल में, मैं धर्मपेट स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। हमारे स्कूल में गैदरिंग हुआ करता था। उस गैदरिंग में हमारी टीचर नाटक बिठाती थी। अच्छा। मैंने कहा मैडम को कि मुझे नाटक बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी नाटक में काम करना है। उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा और गेट आउट बोल दिया। चलो बड़ा बुरा लगता था। हाँ। कि अगर हमको नाटक में नहीं लिया, क्योंकि मैं करना चाहता था और उन्होंने मुझे मना किया कि बिल्कुल नहीं करना। हाँ। क्योंकि उस टाइम मेरे पिताजी नागपुर मेडिकल कॉलेज में थे और घर का एटमॉस्फेयर सारा पढ़ाई था। तो उनको लगता था कि नाटक मतलब सब ऐसे ही है बेकार और ये बच्चा ये बच्चा बिगड़ नहीं जाए, इसलिए बिल्कुल नाटक वाटक नहीं, चलो जाओ। उन्होंने कहा, पर मुझे उस बात का बहुत दुख हुआ। फिर मैंने मैडम से झगड़ा किया। मैडम को बोला एक दिन मैं ऐसा लाके दिखाऊंगा आपको कि इसी स्टेज के ऊपर आप बैठी होगी और मुझे आप चीफ गेस्ट बुलाएंगी और मैं नाटक में अपना नाम करूंगा। तो मैडम को लगा ठीक है, ऐसे ही बोला होगा। तो उन्होंने भी उस बात चली गई, खत्म हो गई। पर उस दिन से मेरे मन में नाटक में काम करने का वो शुरू हुआ, बीजारोपण हुआ। फिर नागपुर की कुछ संस्थाएं जो बाल नाट्य करती थी, उनके यहाँ मैं जाया करता था। अच्छा। वहाँ पे हमें एंट्री नहीं थी क्योंकि हमारे जानकार कोई थे ही नहीं। हम खिड़की में से उसको देखते थे, वो लोग काम करते थे, खिड़की में से हम देखते थे। अच्छा। पूरे सारे राजा से लेके रानी, राक्षस, सबके द्वारपाल, उनके सबके डायलॉग याद हो गए थे हमें। और खिड़की से देखने के कारण सबके स्टेप्स मालूम थी, कौन कहाँ खड़े रहता है। एक दिन वो जो राजा का जो सिपाही है उसका एक्सीडेंट हो गया या पैर टूट गया, तो नाटक के 2 दिन पहले वो आना बंद हो गया। अरे बाप। अब हमें उतना मौका मिल गया। उन्होंने बोला तो काम करेगा? मैंने कहा हाँ करूँगा, क्योंकि मैं तो सारा चीज़ें जानता ही था। तो मैं पहले नाटक में राजा का सिपाही बन गया। क्या बात। ऐसे एंट्री हो गई मेरी। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे मुझे नाटकों में छोटे छोटे काम मिलने लग गए। फिर जब मैं 9th-10th में गया तो फिर और कुछ संस्थाओं में काम किया। मुझे हमेशा लगता था कि नाटक केवल परफॉर्मेंस करके नहीं होगा, उसका जो एकेडमिक्स है वो भी हमको आना चाहिए। बराबर। तो उस टाइम हमारे समय ग्रेजुएशन नाटक में कहीं था नहीं। बराबर। फिर अब नाटक अगर आपको पढ़ना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन MFA करना है नागपुर में। तो ग्रेजुएशन किसी दूसरे फील्ड में करना है। फिर मैंने ऑप्शन करके कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया धर्मपेट कॉलेज से। वो पूरे टाइम तक
मेरे सर हमेशा चिल्लाते थे, तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, ध्यान नहीं रखते, पीरियड नहीं करते। हमारा सारा लक्ष्य यूथ फेस्टिवल्स, उसके बाद बाकी सारे प्रोग्राम्स में होता था कि कहाँ हमको कल्चरल प्रोग्राम करने मिले और कहाँ से हमको ट्रॉफी मिले। बराबर। पूरे टाइम यूथ फेस्टिवल पार्टिसिपेट करके जितने साल हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उतने साल नागपुर यूनिवर्सिटी को मेडल और प्राइजेस लेके आते थे। हाँ। फिर धीरे धीरे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा यहाँ ही नागपुर यूनिवर्सिटी से हुआ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स ड्रामेटिक्स। ओके। फिर काफ़ी पढ़ने मिला मुझे। जैसे आपने भरत मुनि जी का नाम लिया, हाँ। सच में दुनिया में भरत मुनि जैसा कोई नाटक का ड्रामेटिस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने उस टाइम जो चीज़ें लिख के रखी, हाँ, वो शायद आज भी रिलेवेंट है। बराबर। भरत मुनि ने लिखे हुए जो आंगिक अभिनय है, हाँ, आहार्य अभिनय है, वाचिक अभिनय है और सात्विक अभिनय है, हाँ। ये जो अभिनय के 4 प्रकार भरत मुनि ने लिखे उस समय में, आज से कम 10,000 साल पहले की बात होगी, 8,000 साल पहले की बात होगी, वो आज भी रिलेवेंट है। उसके बाद किसी में इतना दम नहीं था, या दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जिसमें कोई नाटककार ने चौथा छोड़ के 5वां नया अभिनय का प्रकार खोज के निकाला हो। किसी ने नहीं निकाला। नहीं। इसका मतलब ये है कि वो आज भी चल रहा है, वो 4 अभिनय के प्रकार आज भी है। ऐसे मेरी शुरुआत हो गई। चलो, आपने अभिनय के 4 प्रकार बता दिए हैं। तो ये 4 प्रकार जो है सर, उनमें सात्विक अभिनय जो है, हाँ, वो अभिनय की कसौटी कहा जाता है। वो सात्विक अभिनय को ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है, जब अभिनय के 3 प्रकार के बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया, हाँ, आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, हाँ, आहार्य अभिनय, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये 3 मेन पिलर है। जब ये तीनों का ब्लेंडिंग प्रॉपर, जैसे हम अब खाना बनाते हैं ना, हाँ, तो खाना बनाते समय अलग अलग मसालों का प्रयोग करते हैं, हाँ, और वो गैस को ऑन करते हैं। उसके बाद जब खाना पक जाता है तो उसमें से जो एक फ्रेग्रेंस आता है ना, दैट इज सात्विक अभिनय। क्या बात है। जो सच में जब हम ये 3 प्रकार के कसौटी पे खरे उतरते हैं, हाँ, तब अपने आप उसमें से जो निर्मित होती है, दैट इज सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप आता है। इन तीनों का ब्लेंडिंग अगर प्रॉपर हो गया तो चौथा ऑटोमेटिकली आता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब बताइएगा मुझे कि नाटक का कोई भी कार्यकलाप आरंभ करने से पहले, आरंभ करने से पूर्व बच्चों का उत्साहवर्धन कैसे किया जाए? सबसे पहले तो हर बच्चा अपने आप में, मतलब मैं ये मानता हूँ, हाँ, कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग सी कुछ न कुछ खूबी लेकर पैदा होता है। हाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो करता हूँ वो दूसरे ने करना चाहिए, दूसरा जो करता है तीसरे ने करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना खुद का एक अस्तित्व होता है, उसका अपनी खुद की एक पहचान या हाँ, ये से ऐसा कुछ होता है। तो आपको जो उसको पढ़ाता है उसकी जिम्मेदारी है कि इसमें क्या, कौन सा कंटेंट है, कौन सा जम है जो बढ़ने से ये बच्चा आगे निकल जाएगा। ये पहचानते आना चाहिए। सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर वो बच्चा कला की दृष्टि से परिपूर्ण है, चलो उसको इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसको आप मार के तैयार नहीं कर सकते। नहीं। अगर उसको इंटरेस्ट है, मतलब हम कहते हैं ना कि एक्टिंग ये जन्मजात होनी चाहिए, केवल हम उसको तराश सकते हैं। हाँ, मतलब हीरा अनकट हो, हाँ, तो उसको पहलू दे सकते हैं हम, हाँ, हीरा को बना नहीं सकते। ऐसे ही बच्चों का होता है कि अगर हमको उनको नाटक पढ़ाना है तो उसको बॉर्न टैलेंट की आवश्यकता होती है। अगर उसमें बॉर्न टैलेंट है तो आप उसको तराश कर हीरा बना सकते हैं। जैसे कई बार आजकल तो काफ़ी कंजेनियल एटमॉस्फेयर हो गया है। हाँ। घर में माँ बाप को ही लगता है कि मेरे बच्चों ने ये सब करना चाहिए। बच्चों से ज़्यादा तो माँ बाप ही इंटरेस्टेड होते हैं कि ये नाटक में काम करे, ये डांस में काम करे, ये म्यूजिक में काम करे, ये पेंटिंग करे, ये सब कुछ करे। हाँ।
हमारे मतलब पुराने 20 साल पहले चले जाइए, हाँ। तो बहुत कम माँ बाप थे जिनको ऐसे लगता था कि बच्चे ने इस लाइन में भी जाना चाहिए। हाँ। तो अगर हमें किसी को इस फील्ड में ले आना है, तो सबसे पहले मानसिक तैयारी की बहुत ज़रूरत है। मेंटल अगर हमारा स्टेटस प्रॉपर हो और हमारे घर में ऐसा एटमॉस्फेयर हो, तो हमने ये करना चाहिए। और आजकल तो इतनी रास्ते अवेलेबल है कि आप आराम से इसमें अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि अपना बच्चा सबको लगता है, सब माँ बाप को लगता है कि अपना बच्चा इस कला क्षेत्र में जाए, लेकिन अभी सर ने बताया कि वो बच्चों में जो गुण है उसे पहचानो पहले, और बाद में उसे किस में इंटरेस्ट है उसको जाने दो और बढ़ावा दो। सर, नाट्य परीक्षा या नाट्य शिक्षा के बहुत लाभ हैं। यानी अभी आपसे जब बातें कर रही हूँ तो इसे समझ में आ रहा है कि बहुत लाभ है और महत्व भी है। तो नाट्य शिक्षा का अपने जीवन में यानी बराबर क्या महत्व है? देखिए, नाट्य शिक्षा जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी पढ़ता है या जैसे और इंजीनियर है वो कंस्ट्रक्शन सीखता है या मैकेनिकल इंजीनियर है वो कुछ चीज़ें सीखता है, तो वो अपने शिक्षा का उपयोग सीमित दौर पर कर पाता है। बराबर। हम जब नाट्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे नाट्य शिक्षा ग्रहण करना इसका मतलब ये नहीं कि केवल नाटकों में स्टेज के ऊपर काम करना, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। स्टेज फियर खत्म हो जाता है। एक बार स्टेज फियर खत्म हो गया तो क्या होता है कि हम जो जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम किसी से वार्तालाप करते हैं या कहीं जाते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बराबर, तो जब उसको पता चलता है कि नहीं मेरा हाथ ऐसे रखने से ये मैसेज कन्वे होता है और मेरा हाथ ऐसे रखने से ये मैसेज कन्वे होता है, तो वहाँ कैसे कि वो कॉन्शियस होने लगता है कि मैंने कैसे खड़ा रहना चाहिए, मैंने कैसे बोलना चाहिए, मैंने किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, मेरे शब्दों की रचना कैसी होनी चाहिए, मैं जिन टोन में बोल रहा हूँ वो टोन क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की उसको ज्ञान होना शुरू होता है। जब नाट्य शिक्षा लेने लगता है तो उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि अगर कैरेक्टर एक अलग कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में जाने के लिए आपको इस तरह का, अगर मैं 60 साल के बुजुर्ग का रोल कर रहा हूँ तो मेरा आवाज़ कैसे होना चाहिए, कितना स्पीड में मैंने बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंसान सीखने लगता है, विद्यार्थी सीखने लगता है, तो वो जीवन में उसको ये प्लेटफॉर्म स्टेज जैसा है, तो जिंदगी भर उसको उपयोग करता है। इस वजह से उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी बदलती है। उस पर्सनालिटी बदलने के कारण जनमानस में उसके प्रति एक अलग इमेज फॉर्म होने लगती है। केवल नाट्य थिएटर पढ़ के उसको स्टेज के ऊपर काम नहीं करना है, उसको पूरा दुनिया उसके लिए स्टेज है और हर जगह उसको परफॉर्म करना है। घर से निकला तो भी परफॉर्म करना है, अगर मेरी शादी हो गई है और मैं घर में लेट आ रहा हूँ तो बीबी के सामने भी मुझे नाटक करके बताना पड़ता है कि वाई शुड आई लेट, मैं क्यों लेट हो गया हूँ। ये एंड ऑफ द डे हमको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है और इस वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये उपयोग में आता है। क्या बात है सर। अब सर आपने लोक कला परंपरा पर डॉक्टरेट प्राप्त कर ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शालेय पाठ्यक्रम में कला एवं नाट्य शिक्षा एक अनिवार्य पाठ के रूप में शामिल होना जरूरी है क्या? बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर। आपने जो चीज़ कही है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्कूल या कॉलेजेस में थिएटर, केवल थिएटर नहीं कहता मैंने ज़रूर थिएटर में पीएचडी किया है, पर मैं केवल थिएटर नहीं कहता, मैं कहता हूँ परफॉर्मिंग आर्ट या विजुअल आर्ट। मतलब जो हम परफॉर्म करते हैं दैट इज़ विजुअल आर्ट, ये सारी फाइन आर्ट्स की ब्रांचेस है। कोई भी आर्ट, कोई भी कला, जैसे हमारे यहाँ 64 कलाओं का वर्णन है, उन 64 कलाओं में जो 6 कलाएं हैं वो फाइन प्यूरिफाइड आर्ट मानी जाती है। दैट इज डांस, ड्रामा, म्यूजिक जो परफॉर्मिंग में आती है, पेंटिंग, स्कल्पचर ये विजुअल आर्ट में आती है। तो ये जो कलाएं हैं, ये कला केवल हमारा मनोरंजन के काम नहीं आती, हमारा मेंटल स्टेटस प्रॉपर रखने के लिए, हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत काम आती है। जैसे
बॉडी प्यूरिफिकेशन का काम होता है ना, तो बॉडी प्यूरिफिकेशन का काम ये जो कलाएं हैं ये करती है। हमारे शरीर में अगर मान के चलिएगा कि हमारे मन में अगर फ्रस्ट्रेशन है तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो मार्ग की ज़रूरत होती है। बराबर। तो वो जो मार्ग है वो कला के माध्यम से आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। अगर मुझे राजा बनने की ख्वाहिश है और मेरी वो नहीं है तो मैं राजा बनने का रोल करके मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल सकता हूँ कि मैं राजा बन गया हूँ। वैसे अगर मैं पेंटिंग करता हूँ तो मुझे कैनवास के ऊपर जो मैं कलर करता हूँ उस कलर से मेरे मन का वो बाहर निकालता हूँ मैं, जो फ्रस्ट्रेशन है वो। तो कला इंसान को प्यूरिफाइड करती है। बराबर है ना। तो आपने मुझे सवाल पूछा कि क्या स्कूलों में इसकी जरूरत है। अगर हम इन बच्चों को, मोस्टली क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप मिट्टी जब कच्ची होती है ना तो उसका घड़ा बन सकता है। तो उन बच्चों को हम अगर उस टाइम शेप करें, आप किसी भी फील्ड में जाइए, पर अगर प्रॉपर शेप में हो तो ये सारी चीज़ें बहुत कन्वीनियंटली आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में काम आती है। इसलिए स्कूलों में, कॉलेजेस में ये चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए ताकि आप अपने अंदर जो बेस्ट है उसको परफॉर्म कर सकें। सर, आपने ये सब किया, पीएचडी की है, लोक कला परंपरा पर, झाड़ी पट्टी की, ऐसे भी सुनने में आया है। तो आपको घर से कोई दिक्कत नहीं आई सर? क्योंकि ये और घर संसार, ये दोनों की जिम्मेदारी संभालते संभालते तो सही, बिल्कुल आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि मुझे मतलब दिन याद आते हैं। मैं शुरू में जब मेरा कंप्लीट हो गया था मास्टर्स करने के बाद में मैं मुंबई चले गया। कुछ समय तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहा। 1.5-2 साल बाद, मतलब 1992-93 की बात है, बॉम्ब ब्लास्ट हुए। मेरे घर से मुझसे मेरे बड़े, मैं घर में सबसे छोटा था, तो मेरे घर से उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, ये सब बंद करो, चलो अपना घर में फैमिली बिजनेस है उसको ज्वाइन करो। मैं भी छोटा होने की, उम्र कम होने के कारण मैं भी ज़्यादा उनको रेजिस्ट नहीं कर पाया बड़े भाइयों को, और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में फिर अब मैं जो सीखा था उसको मैं मेरे बिजनेस में इस्तेमाल करने लग गया, उट्रैक्ट को। तो इस वजह से मेरी धीरे धीरे करके मुझे उस काम में भी मज़ा आने लग गया। इंजीनियरिंग का काम था हमारा, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल के काम थे, तो वो मैं करने लग गया। धीरे धीरे करते ऐसा फ्रस्ट्रेशन होने लग गया कि यार मैं तो आर्टिस्ट आदमी हूँ, ये क्या फालतू मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे करते करते लगभग 2013-2014 तक आ गया। इन द मीनवाइल हमारा व्यवसाय का पैटर्न भी चेंज हो गया। हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में आ गए। टूरिज्म इंडस्ट्री में हमारे अपने रिसोर्ट्स डेवलप कर लिए हमने। तो मैं नेचर में रहने लग गया, जंगलों में रहने लग गया। उन जंगलों में रहने के बाद मुझे समझ में आया कि अरे अपन इधर उधर खोज रहे शांति, ये तो नेचर में ही है। नेचर में जितना समय आप रहेंगे, जितने समय आप प्रकृति के करीब रहेंगे, उतना आप सुखी रहेंगे। ये मुझे समझ में आया जब मैं कान्हा के जंगलों में, बांधवगढ़ के जंगलों में, पचमढ़ी में रहने लग गया। तो मुझे समझ में आया कि ये तो अल्टीमेट है। एक बार मुझे कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिला, तो ऐसे में करीब 7-8 बार कैलाश मानसरोवर होके आया हूँ। पर मुझे एक बार जब कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिला और वहाँ का जो सारा एटमॉस्फेयर मैंने देखा, तो मैंने कहा हम तो इधर उधर सब जगह खोज रहे हैं, ये सारी शांति तो यही है। जिस प्रकृति में हम लोग जा रहे हैं उसके कारण स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। फिर ये जब चीज़ समझ में आई तो मैंने सब लोगों से कहना शुरू कर दिया कि यार 4 दिन के लिए जंगल चलो, जितना भी आपको स्ट्रेस है सब खत्म हो जाएगा। 2014 तक मैं ये सब करते करते काफ़ी थक गया था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे मेरे फील्ड में वापस जाना है। तो मैंने मेरे एक दिन बड़े भाई को अपना रिजिग्नेशन लिखा डायरेक्टरशिप का, कंपनी का, और दे दिया। बोला आज के बाद मुझे काम नहीं करना। तो बोलते तू ये कैसे कर रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे अब मेरे बस का नहीं है और मैं वापस मेरे फील्ड में जाना चाहता हूँ। एंड आई केम बैक। फिर 1 साल मैं सोचते रहा कि क्या करूँगा। उस टाइम नया पीएचडी का पेट एग्ज़ाम शुरू हुई थी। तो सब मुझे कहने लगे तू एग्ज़ाम देगा तो पास होगा। मैं को कोशिश करके देखेंगे, फेल हो जाएंगे और क्या है। तो एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। और मेरे गुरु डॉक्टर इंदुरकर, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एंड आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन 2016 अक्टूबर। फिर उसके बाद मैं काम करने लग गया थिएटर में। तो
काफ़ी मज़ा आने लग गया फिर वापस अपने ट्रैक पे आने के कारण। फिर मैंने सीनियर फेलोशिप के लिए, जैसे आपने अभी कहा, सीनियर फेलोशिप के लिए अप्लाई किया मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। तो झाड़ीपट्टी रंगभूमि के ऊपर, क्योंकि मेरे को विषय चूज़ करना था कि कौन से विषय पर करेंगे। रिसर्च करने के लिए झाड़ीपट्टी एक बहुत अच्छी जगह है। महाराष्ट्र की झाड़ीपट्टी रंगभूमि ये हिंदुस्तान की, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ा प्रोफेशनल थिएटर है, सबसे बड़ी व्यावसायिक रंगभूमि है। उसमें काम करने का या उसके बारे में जानकारी लेने का या उसके बारे में रिसर्च करने का मौका मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिया, CCRT ने, और अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। सर, झाड़ीपट्टी रंगभूमि, हाँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताएगा। बहुत लोगों को पता नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना है तो झाड़ीपट्टी जाओ और पैसे कमा के घर आओ 4 महीने। बराबर। थोड़े से उसके बारे में बताएगा। बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है, हाँ, कि लोग केवल इतना ही जानते हैं बस कि पैसा कमाने के लिए झाड़ीपट्टी जाओ। हाँ। ऐसा नहीं है। झाड़ीपट्टी रंगभूमि ये लगभग 100 साल पुरानी रंगभूमि है, सबसे पुराना थिएटर है। इस झाड़ीपट्टी में पुराने ज़माने में मतलब ये मान के चलिए कि दंडार और खड़ी गम्मत से शुरू हुई झाड़ीपट्टी रंगभूमि आज पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने की काम करती है। इस झाड़ीपट्टी रंगभूमि के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कार्तिक पूर्णिमा, मतलब अपनी दिवाली होने के बाद जस्ट कार्तिक पूर्णिमा आती है, हाँ। उस टाइम से ये शुरू होती है, हाँ। और माघ पूर्णिमा तक ये 4 महीने चलने वाला ये कार्यक्रम है। ये ऐसा कार्यक्रम है कि पुराने ज़माने में गांव में जब हमारी फसल पूरी हो जाती थी, फसल कटने के बाद जब फसल घर आ जाती थी, उसको बेचकर 2 पैसा हमें मिल जाता था। हाँ। वो 2 पैसा मिलने के बाद जो किसान लोग अपनी ज़िंदगी में दिन भर मेहनत करके ज़िंदगी जीते थे, तो चलो 4 दिन अपना मनोरंजन करे, अपना खुद का रिलैक्समेंट फील करे, इसलिए मड़ई मेले हुआ करते थे। वो जो मड़ई और मेले हुआ करते थे वो इसलिए थे कि आप दूसरे गांव के रहने वाले, मैं दूसरे गांव का रहने वाला, हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए किसी एक मड़ई मेले में आ गए तो मुलाकात हो जाती। बराबर। उन गाँव में जब मुलाकात होती थी तो संबंध बनते थे कि चलो वो या मेरा बेटा वो है, शादी का है, और उनकी भी बेटी है, संबंध भी हो जाते थे। तो इस सब चीज़ों के लिए ये मड़ई और मेले हुआ करते थे। हाँ। तो ये मड़ई मेले अभी दिन भर घूमने के बाद उस टाइम कम्युनिकेशन या कन्वेंस बहुत कम हुआ करते थे, पैदल चलना, पैदल आना। रात आप शाम तक उस मड़ई मेले में घूमने के बाद में रात को आप अपने गांव वापस जा नहीं सकते थे। 20-30-50 किलोमीटर के पेरिफेरी में आपका गांव है, तो आप वापस जा नहीं सकते थे। तो रात को वहीं रुकना है, तो रात को रुकना है तो किसके यहाँ रुकना है? तब तो होटल भी नहीं थे, ना लॉजेस थे, ना कोई अरेंजमेंट। हाँ। तो एक गांव के एक पाटिल के घर में या किसी के घर में बड़ा सा मैदान होता था, उन मैदानों में स्टेज बनाकर एंटरटेनमेंट के लिए दंडार हुआ करती थी। हाँ। या खड़ी गम्मत हुआ करती थी। तो लोग वहाँ बैठकर उसका आनंद लेते थे। जैसे ही भोर होती थी, सुबह हो गई, तो सब अपने अपने गांव के लिए रवाना हो गए। हाँ। ये परंपरा शुरू होने के बाद में धीरे धीरे करते करते उसकी परिणति नाटकों में हुई, और नाटकों में होने के कारण फिर वहाँ के कुछ जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि अलग अलग गांव में जाकर परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। तो वो नाटक कंपनी बन गई। तो वो नाटक कंपनी को वहाँ पर प्रेस कहा जाता है। और झाड़ीपट्टी में आज भी प्रेस का बहुत महत्व है। खड़ी गम्मत, आपसे खड़ी गम्मत ये क्या है? मुझे दंडार तो पता है। हाँ। ये खड़ी गम्मत क्या है सर? खड़ी गम्मत कैसे है कि जो एक लोक नाट्य प्रकार है। अच्छा। जिसमें स्त्रियां काम नहीं करती हैं। स्त्रियों की जगह पुरुष स्त्री वेश में, जैसे हम आजकल देखते हैं कई शो में लड़कियों का परिधान, ड्रेस परिधान करके परफॉर्म करते हैं, इसी टाइप का वहाँ पर आपस में विनोद करते, आपस में फुहड़ करते हुए एक ऐसा कह सकते हैं हम कि एक दूसरे के साथ चकल्लस करना, खड़ी गम्मत। अच्छा। मजाक। हाँ। अब
आप तो मुंबई से ने घर ने सभी हाँ, बड़े भाइयों ने पूछा था हाँ, कि क्या घर में आपके घर में मैं आपको सच बताऊं, मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट ही है। हाँ, हाँ, हाँ। एंड उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जिस टाइम मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि बच्चों को मेरी 2 बेटियां हैं तो उनको मैं संभालूंगी, आप ये काम करिए। तो रिसर्च के टाइम वो मेरे तीनों 2 बच्चे और मेरी बीवी मेरे को खूब सपोर्ट करते हैं। अब इतना मेरे से लिखना तो होता नहीं है, तो मेरा सारा लिखने का काम मेरी वाइफ और मेरे दोनों बेटियां करती है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस काम में, बहुत सपोर्ट किया। बराबर है, घर का अगर सपोर्ट हो तो ही आदमी आगे बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ता है। सर, आपने डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया। हाँ। डॉक्टरेट प्राप्त करने के पहले हाँ का नाटक हाँ और बाद में का नाटक, उसमें क्या फर्क? ऐसे डिग्री से मुझे केवल एक ही फ़ायदा हुआ कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा। हाँ। पर सही बात अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जैसे आप काम करते हैं, जैसे मैंने लोक कथाओं के ऊपर काम किया हुआ है, तो जब आप अभ्यास करते हैं ना तो आपके अप्रोच में, आपके देखने के नज़रिए में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब तक मैंने अभ्यास नहीं किया था, केवल मुझे बताया गया कि इतना काम करना है, अपना रोल करो, ख़त्म हो गई बात, ख़त्म। पर जब मैंने पीएचडी के लिए रिसर्च करना शुरू किया, मैं आपको मतलब बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ ये बात कि जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मेरा विषय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मतलब जो पुराना सेंट्रल प्रोविंसेस था, वो एरिया में मैंने काम किया। तो वहाँ पर लोक कथाओं में तीजन बाई की पंडवानी भी आती है। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं तीजन बाई को मैंने लाइव देखा हुआ है, मतलब हमारे सोच से परे है, जो सात्विक अभिनय कहते हैं ना। एक बार तीजन बाई की पंडवानी आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि सात्विक अभिनय इसे कहते हैं। क्या बात है, कोई लाग लपेटा नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ है बेहतरीन परफॉर्मेंस है, सात्विक है। वो जो सात्विक अभिनय अगर आपको देखना है तो तीजन बाई की पंडवानी देखिए। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे ये फील्ड में पंडवानी आती है, क्योंकि वो लोक कथाओं पे आधारित है, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग करती है, तो मैं एक बार तीजन बाई के पीएस को फ़ोन किया। मैं छत्तीसगढ़ में बहुत रहा, उसको फ़ोन किया कि मुझे मैडम से मिलना है। तो उसने कहा मैं सोचता हूँ, देखता हूँ। अब पीए होता है। फिर मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए एक दिन मैं सीधा चले गया, दुर्ग के पास उनका गांव है, उस गांव चले गया और जाके मैंने उनके पैर छुए। तो मुझे कहने लगे कि कैसे हो? तो मैंने कहा मैं थोड़ा मिले बर आया हूँ, और पैर छू लिया उसका। तो बोलता नहीं उठो उसको पकड़ लगा। तो बोला तो मेरा पैर क्यों छू रहा है? मैंने कहा आपके जैसा देव, मतलब मेरे लिए भगवान और कोई नहीं है, क्योंकि जो आप काम करती है उसके बराबरी का काम मैंने आज तक नहीं देखा है। जिस व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड है। क्या बात है। तो कैसे आया बेटा तय, कैसे आया? मैं बोला मुला तो से सीखना है। तो बोलती ठीक है, कहाँ सीखे तू? पंडवानी सीखा? मैं बोला नहीं, इच्छा है मेरे को सीखने की। तो ठीक है बैठो। फिर दिन भर मैंने उससे बात किया, ये किस लिए चाहिए तुमको? मैंने कहा मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मुझे ये जो पंडवानी स्टाइल है, वो स्टाइल लोक कथाओं को कैसे आगे ले जाती है, ये मुझे देखना है। तो तय कहाँ रहे वो? तुम कहाँ रहे? हाँ। मैंने कहा मैं दुर्ग के पास रह लूँगा और रोज आना जाना करूँगा। बोला नहीं, अतिक दूर कहाँ रह दो? हाँ। तो यही मेरे यहाँ रह जा। तो एक अपने घर का एक रूम मुझे दे दिया उसने, कि यहाँ रहो, और मैं वहाँ रहने लग गया। 1.5 महीना मैं उसके साथ रहा। रोज हम लोग दिन में, शाम को, रात को यही बातें करते थे और रिकॉर्डिंग करते थे। और धीरे धीरे करके उसके यहाँ बहुत बच्चे भी पढ़ते थे। उस टाइम जर्मनी से 3 लोग थे जो उसके पास पंडवानी सीखते थे। क्या बात है। 3 लड़कियां थी, जर्मनी की थी, वो वहाँ उसके पास पंडवानी सीखती थी। उसके बाद कुछ अपने यहाँ के भी लोग थे छत्तीसगढ़ के, वो भी उसके पास पंडवानी सीखने आते थे। तो सब मेरे को कहते थे कि तुम नहीं सीख रहे हो? मैंने कहा नहीं, मेरा काम देखना है, तुम्हारा काम सीखना है। तो मैं देख रहा था। वो बड़े प्यार से सिखाती थी
और उसको लगता था कि इन्होंने सीखना चाहिए। और ऐसे महान लोग हमारे हिंदुस्तान में गांव-गांव में, गली-गली में हैं, पर हम उन हीरों को जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ की जो तीजन बाई है, उसके यहाँ रहने के बाद में मुझे एक एहसास हुआ कि कला जन्म से ही आती है, जन्म से आती है। रामायण और महाभारत की कहानियाँ उन गांव वालों को सिखाते 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 वो पंडवानी एक नाट्य प्रकार उसने इन्वेंट कर लिया। मतलब उसके नाम पे जाती है, उसका क्रेडिट उसके जो गुरु है झाड़ू राम देवांगन, उन्होंने उसको सिखाया, पर ये क्रेडिट पूरा तीजन बाई को जाता है। तीजन बाई ने बहुत बड़ा काम किया है पंडवानी के ऊपर। ऐसे ही कई लोगों से मेरी राउत नाचा है, उसके बाद बाकी भी कई लोगों से मुलाकात हुई उस दौरान, और बहुत बड़ा देश में अलग अलग कोने में अलग अलग आर्टिस्ट कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, पर राजाश्रय नहीं होने के कारण बहुत आर्टिस्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा हमारा देश है कि बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे देश में हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं उनको। ये शोकांतिका है हमारी। सर, नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। हाँ? ऐसा क्यों? बेसिकली नाटक को दृश्य काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाटक ये नृत्य और संगीत इसका ब्लेंडिंग है। हाँ। जब नाटक किया जाता है तो उसमें स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी होती है। हाँ। उसके बाद में जो डायलॉग्स है वो ऑलरेडी सेट होते हैं। हाँ। पर जो आपको चित्र के रूप में आपके सामने दिखती है, जो परफॉर्मेंस होता है जब नाटक का, तो वो आपके सामने दिखती है। इसलिए कहा जाता है कि नाटक संहिता लिखना ये कोई नाटक नहीं है। जिस दिन नाटक का परफॉर्मेंस होता है उसको नाटक कहा जाता है। दैट इज अ नाटक, जब परफॉर्मेंस होता है उसका और वो आपके सामने दृश्य के रूप में आता है। नाटक लिखा हुआ इतना प्रभावी नहीं होता जितना परफॉर्मेंस में प्रभाव होता है। कई बार कई नाटककार ऐसे हैं जो अपना काम करते करते आपके आंखों में आंसू ले आते हैं। बराबर है। जो आंसू उनके देखने के बाद में हमें भी आंसू आने लगते हैं, तो उसका दर्द हमें अपना लगने लगता है। हाँ, बराबर। वो जो अपना लगने वाला दर्द है ना, वही आप तक कन्वे करने का माध्यम है। इसीलिए नाटक बहुत प्रभावशाली है। अगर हमें कोई बात लोगों तक पहुंचानी है तो ये सबसे बेहतरीन जरिया है। जैसे अब हम बात कर रहे थे झाड़ी पट्टी के बारे में, आजकल कुछ साल हो गए हैं झाड़ी पट्टी में कुछ विषय ऐसे भी आए हैं जिन विषयों के ऊपर झाड़ी पट्टी ने काफ़ी अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या, इसके अगेंस्ट में झाड़ी पट्टी ने बहुत काम किया है। काफ़ी विषय ऐसे हैं कि जिसमें झाड़ी पट्टी में ये देखा गया है कि जो भ्रूण हत्या है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्त्री शिक्षा के बारे में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो पूरे घर को संभाल सकती है। कल्चर बदलता है घर का, बहुत सारी चीज़ें ऐसे विषय इन्होंने झाड़ी पट्टी में कैरी की है। और मुझे मतलब झाड़ी पट्टी रंगभूमि से एक अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में कम से कम उन लोगों ने इसी विषयों के ऊपर काम करना चाहिए। जो अवेयरनेस है, हमारा राष्ट्र केवल हमारा इतिहास मुगलों से या अंग्रेजों से नहीं है, उसके पूर्व भी हमारा इतिहास है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पार्टी है ना, जिसको स्लेट कहते हैं, वो पोंछ दी थी उन लोगों ने। इसलिए हमें पिछला याद ही नहीं आता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमको फिर से पीछे देखने की ज़रूरत है कि उस टाइम से जिस समय इसकी जब शुरुआत हुई, जो लोक कलाओं की शुरुआत हुई, तो उस समय को हमने याद करना चाहिए और आज उसको संजो के रखना चाहिए। ये वो हमारा एसेट है। अभी आपने बताया कि हमारा जो कल्चर है उसे संजो के रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ी जो है सर, ये पीढ़ी को ताम झाम, चमक धमक, ग्लैमर, इसकी चाह ज़्यादा है। बराबर। तो आने वाली पीढ़ी को नाटक में आना चाहते हैं जो कलाकार, वो कलाकार को आप क्या संदेश दोगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो चमक धमक के कारण बहुत सारा हम डाइवर्ट हो रहे हैं। हम ये नहीं देख पा रहे कि ये चीज़ हमें कहाँ लैंड करेगी, ले जाएगी और कहाँ लैंड करेगी। तो मेरा उन नए कलाकारों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन चीज़ों को, जो पुराना हमारा एसेट है, उन चीज़ों को संभाल कर रखो।
सबसे पहले एहसास करो, अनुभव करो कि मुझे क्या करना है, उसके बाद में इन चीज़ों के ऊपर काम करो। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो कितनी हमारे लिए ज़रूरत है। क्या हम अगर इसको छोड़ देंगे और हम अपना एसेट खो देंगे तो जो काम अंग्रेज़ों ने किया या जो काम मुगलों ने किया, हमारा पूरा पिछला हिसाब ख़त्म कर दिया, क्या उसी तरह हमें ज़िंदगी जीनी है? या हमारे यहाँ जो खजुराहो के टेम्पल्स है, भूरम देव के टेम्पल्स है, या जितने बड़े बड़े काम किए गए हैं, कोणार्क का मंदिर है, या इस तरह के जो बड़े बड़े काम हमारे यहाँ हुए हैं, या सीता बेंगा के बारे में मुझे नहीं मालूम कि हमारे बच्चों को मालूम है या नहीं, सबसे पुराना ओल्डेस्ट थिएटर इन इंडिया या ओल्डेस्ट थिएटर इन वर्ल्ड हमारे पास छत्तीसगढ़ में सीता बेंगा की पहाड़ियाँ हैं। उन सीता बेंगा की पहाड़ियों में ऐसा कहा जाता है कि भरत मुनि ने पहला नाटक परफॉर्म किया। बाप रे! पहला नाटक, ऑडिटोरियम है, ओपन एयर ऑडिटोरियम का कंसेप्ट हमारे देश में सीता बेंगा की पहाड़ियों में से है, पर मालूम ही नहीं क्योंकि हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है उन सब बच्चों से जो इस कला के क्षेत्र में काम करते हैं कि आप उसका अभ्यास करिए। आप हमसे ज़्यादा तेज़ है, आप हमसे ज़्यादा टेक्नोसेवी है, आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से मालूम है, पर उसका उपयोग इन सब चीज़ों के लिए करिए ताकि हम अपने आप को दुनिया में आगे प्रूव कर सकें, सबसे आगे रख सकें। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बातें बताई जो हमें पता नहीं थी, वो बातें सर ने बताई। और सर ने जो कहा, जैसा कहा वैसे ही चलने की कोशिश कीजिएगा। नाट्य शास्त्र है या कोई और शास्त्र, सिर्फ आनंद प्राप्त करता है। कला का खुद का एक विस्तृत ऐसा स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। सर ने जो बताया है ये सही में बहुत अच्छी बातें बताई। सर आप आए हमारे स्टूडियो में और बहुत अच्छी बातें बताई, और जो बातें बताई उसका हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे याद किया। ज़रूर आप कोशिश करिएगा कि अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए इन कार्यक्रमों का साथ लीजिए और अपने आप को प्रूव करिए। धन्यवाद, नमस्कार। इसके आगे ही ऐसे ही व्यक्तित्व को हम यहाँ बुलाएंगे और आपसे मिलवाएंगे। तब तक के हमें आज्ञा दीजिए, और जब हम विदा लेंगे तभी तो मिलने के लिए फिर से आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।